ठीक है। कीजिए फटाफट से अरेंज, सेम पुराना ही ऑर्डर में। हाई टू लो प्रायोरिटी। ओहो, एक चीज छोटा सा एरर है। चलो बढ़िया। तो हमें दिख रहा है सबसे अधिक प्रायोरिटी आने वाली है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में भी 2 कार्बन कंटिन्यूटी में है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है सी, इस वाले केस में ओ से आता सी, डायरेक्ट और कोई कनेक्शन है नहीं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एच, यहाँ आ जा रहा है सी, सी जीत गया। तो दिस विल बी डी सी ए बी। लेकिन मजा तो तब आता है ना जब ऐसे क्वेश्चंस दे दे। चलो मान लो दे दिया ये चीज, सिंप्लीफाई कर दिया। मैं ऐसे लिख देता हूँ। बोलता है इन तीनों को अरेंज करो। ठीक है, इन तीनों को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो कि भैया इन तीनों की प्रायोरिटी कैसे लगेगी। अब इन तीनों का दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है इस वाले केस में कि सबसे पहले तो कार्बन है। कार्बन से देखो 3 बॉन्ड कनेक्ट हो सकते हैं। तो 3 बॉन्ड में क्या होगा? एक ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, ये एक ऑक्सीजन। फिर जो दूसरा बॉन्ड है वो भी ऑक्सीजन ही है, भले ही एक ऑक्सीजन हो, लेकिन लिख रहा हम इसको 2 बार। और फिर तीसरे में कौन है? हाइड्रोजन। यहां पे आते हैं कार्बन, पहले ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। यहां देखा जाए तो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो हमको एक बात तो यहाँ पे दिख गया कि भैया यहाँ पे हेवी, ये 2 सेम है, ये 2 सेम है, ये 2 सेम है, लेकिन तीसरा वाला ये मोर हेवी है या फिर हाई एटॉमिक नंबर है। तो क्लियर है कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, ये 1 नंबर हो गया। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें? अब आगे सोचते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो हो क्या रहा है। मान लो कि कोई इंसान यहाँ खड़ा था और उससे पूछा गया कि कार्बन जो 3 बॉन्ड बनाया था वो कैसे बनाया था। तो उसने बोला कि भैया एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दूसरा भी ऑक्सीजन के साथ, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ बना दिया। अब उसके बाद क्या करते थे हम? हम करते ये थे कि उसमें जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती थी, अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, कॉमन हो गया यहाँ पे, तो ये तीनों कॉमन हो गए, तो फिर अब अगले स्टेप पे जाते थे। किसके थ्रू जाते थे? जो सबसे हेवी होता था उसके वाले नेक्स्ट आइटम पे चेक करते थे। तो इसके लिए जो सबसे हेवी है वो यही ऑक्सीजन है। अगर मान लो कि कोई यहाँ से कूद के यहाँ चला गया और यहाँ पे खड़ा होके देखे कि ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैसी है, तो ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैसे दिखेगी? तो कहेगा कि इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग किसके साथ है? कार्बन के साथ है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे क्या होगा ना कि कोई कार्बन से जब ऑक्सीजन पे चला गया तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जब देखेगा दूसरा वाला तो वो देखेगा हाइड्रोजन के साथ में। तो जब हम यहाँ पे नेक्स्ट एटम लिखने की बारी आएगी, ध्यान से देखना, जब यहाँ नेक्स्ट स्टेप की बारी आएगी तो फिर हम यहाँ से आगे लिखेंगे यहाँ से आगे लिखेंगे कार्बन, लेकिन यहाँ से आगे हम किसको लिखेंगे? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या बोला अभी? यस सर। अभी समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई ऐसा इसको समझ नहीं आया हो ये कहानी? बेसिकली ना ये एक तरीके से स्यूडो एटम्स हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये स्यूडो है जिनको हम मान ले रहे हैं कि इनका एग्जिस्टेंस है।
चलो ठीक है, तो जैसे हमने ये एजम्पशन ले लिया, अब अपने पास कहानी क्या हो गया, इन दोनों में कार्बन कार्बन सेम, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सेम, थर्ड में यहाँ हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हो गया कार्बन। हमको ये देख के समझ में आ गया कि भैया इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया 3 नंबर। डन है। चलो, अब इसी बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करो। अल्डिहाइड दे दिया जो जस्ट पीछे वाला था, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, ट्रायोल दे दिया, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज सॉरी, थोड़ा आसान करता हूँ। ठीक है, इन चारों को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। आराम से सोचो, अरेंज करो। गलत है लकी। निमिषा बढ़िया, आकाश बढ़िया, अनासुआ बढ़िया। चलिए, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या कहानी होने वाला है। सी तो सब में कॉमन ही है, पहले स्टेप से डिसीजन नहीं होगा। दूसरे स्टेप में आते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन। हमें सबसे पहले तो देखना है हेवी वाले के सर बेसिस पे सेकंड वाले कंपैरिजन में दो करेंगे। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन फिर से का है। फिर से बोलो। कार्बोक्सिलिक में तो सर 2 ऑक्सीजन है ना। कार्बोक्सिलिक में 2 ऑक्सीजन, सही बात है। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जरा। अब ये बताइए बाबू कि इस कार्बन ने जो 3 बॉन्ड बनाया किसके साथ बनाया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। हम तीनों बॉन्ड चेक करते हैं ना, तो हम इसको कैसे अच्छा ओके। लिखेंगे। ठीक है, चलो, ओके सर। तो हम यहाँ पे देख लिए कि भैया डी नंबर तो सबसे बेकार है, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, डी को सबसे नीचे रख लिया। ए जो है इन कंपैरिजन टू बी एंड सी कम होगा, क्योंकि वहां पे 2 ही ऑक्सीजन दिख रहा है। ए हो गया। अब बी और सी की लड़ाई में देखा जाए, तो देखो बी और सी की लड़ाई में क्या है, यहाँ पे क्या होने वाला है, सी 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 से जुड़े 3 O, लेकिन इस 3 O के आगे जा रहा है H, और इसमें क्या आने वाला था वापस से, सी। तो यहाँ सी और यहाँ पे H, तो हमको दिख रहा है कि बी जीत गया, तो यहाँ हो गया सी और यहाँ हो गया बी। चलेगा क्या, कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं इजेड की कहानी पे कि भैया इजेड होता क्या है। तो इजेड मैंने शुरू शुरू में बताया था बिल्कुल, कि अगर आपका एक तरीके से ट्रांस टाइप की कहानी है, अपोजिट साइड में अगर हाई प्रायोरिटी है, तो हम बोलते हैं कि दैट इज ई, और अगर सेम साइड में हाई प्रायोरिटी है तो इसको बोलते हैं जेड। जैसे किसी ने बोला भैया इसमें प्रायोरिटी लगाओ और नेमिंग करो। प्रायोरिटी कैसे लगाएंगे, एक, चाहो तो पूरे में प्रायोरिटी लगा लो, चाहे तो किसी एक साइड प्रायोरिटी लगाओ, बट अपन हमेशा पूरे में लगाएंगे प्रायोरिटी। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ध्यान से देखो, इधर इन दोनों में हाई प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। इन दोनों में हाई प्रायोरिटी किसके, ऊपर वाले और नीचे वाले में किसकी हाई प्रायोरिटी, ऊपर वाले की।
जो हाई प्रायोरिटी वाले उसको गोला मार दिया। अब हमको दिख रहा है कि दोनों हाई प्रायोरिटी वाले आमने सामने टुकटुका रहे हैं एक दूसरे को। और अगर ये वाली कहानी है तो बिना कोई दिमाग लगाए हम बोल सकते हैं दैट इज जेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो एक दूसरा दे रहा हूं मैं, फटाफट से इसमें सोच के बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये। फटाफट से सोच के बताओ कि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ई है, जेड है, क्या है? बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है ना सिस ट्रांस को लेके कि भैया कोई सिस है तो इसका मतलब है कि जेड है, ट्रांस है तो ई है, ऐसा जरूरी नहीं है कोई। कुछ केसेस में हो जाता है, कुछ केस में नहीं भी होता है ये, इसलिए ऐसे बुद्धि का प्रयोग ना कीजिएगा। तो अच्छा, सिस वाला कहानी है तो ऐसा होगा, ट्रांस वाला हो तो ऐसा होगा। चलो बढ़िया। तो यहाँ देखो प्रायोरिटी लगाते हैं फटाफट से। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो ध्यान देते हैं, एक नंबर, ये दोनों सेम ही ग्रुप है, यहाँ दो ले लो, इसको भी दो ले लो, और इस वाले भाई साहब को 3 नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर ध्यान दो, हाई प्रायोरिटी, इन दोनों में हाई प्रायोरिटी ये है, इन दोनों में हाई प्रायोरिटी ये है, आमने सामने है, आमने सामने का मतलब क्या हो गया, जेड। चलो एक आसान सा देता हूँ, एकदम बिल्कुल आसान सा। ये मुझे बताओ कौन सा है, ई है, जेड है, कौन सा फॉर्म है? पहले ये सोच लेना है कि भैया ये ई जेड दिखा भी रहा है कि नहीं दिखा रहा है, मतलब आइसोमर्स दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। दोनों तरफ कार्बन से जुड़े ग्रुप है ऊपर और नीचे, वो सेम नहीं है। सेम चेक चेक करना नहीं चेक करना, सेम है कि नहीं है, सीधे एक लाइन खींच के देख लो। सिमेट्रिसिटी है तो सेम है, सिमेट्रिसिटी नहीं है तो सेम नहीं है। हमें दिख रहा है यहाँ पे सिमेट्रिसिटी नहीं है, यहाँ से लाइन काटे तो ऊपर का अलग नीचे का ग्रुप अलग, यहाँ से भी एक लाइन काट के देखो ऊपर अलग नीचे अलग। मतलब ये हम आराम से बताते हैं कि ये सिस ट्रांस तो या फिर इजेड तो दिखाएगा। अब सवाल उठता है कि कौन सा है ये। देखते हैं निशा, रोहित, देखते हैं, और लोग को भी कर लेने दो। नहीं समझे? चलो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं इसमें। इस वाले कार्बन से पहले तो ये समझना है कि भैया दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। मैंने काट के देखा कि ऊपर का ग्रुप और ये नीचे का ग्रुप सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है, मतलब जो जीआई तो दिखा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भैया सी से ये ई है, जेड है, क्या है, उसके लिए प्रायोरिटी करना पड़ेगा। इस कार्बन पे जो कहानी है वो सेम कहानी यहाँ पे है,
CH2 कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। नेक्स्ट कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन पे एक तो इधर कार्बन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक ब्रोमीन जुड़ा है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा है और हमको पता है कि भाई ये कार्बन तो सेम है, लेकिन हेवी वाले में यहाँ पे ब्रोमीन जीत गया क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है। मतलब ये क्लियर है कि ऊपर से जब जाना है तो ये वाला कार्बन जीत जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पार्ट में, ऊपर और नीचे वाले पार्ट में अगर हम बोले तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि उस ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब ये पार्ट एक नंबर हो जाएगा इन दोनों में। ठीक है। अगर मैं इधर दोनों साइड बात करूं तो देखो यहां से ये वाला कार्बन CH2 है, लेकिन कार्बन जुड़ा हुआ फ्लोरीन है। हमें दिख रहा है कि फ्लोरीन ज्यादा हैवी है। ये एक नंबर हो गया। अब देखा जाए अगर दोनों साइड की प्रायोरिटी, तो हमें दिख रहा है कि हाई प्रायोरिटी वाले जो है, या तो चारों को तुम अरेंज कर लेते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, चारों को भी अरेंज कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली बस दोनों साइड के बीच में कंपेरिजन कर लो। इन दोनों में कौन ज्यादा, इन दोनों में कौन ज्यादा। इन दोनों में हमको दिख रहा है ऊपर वाला ज्यादा, इन दोनों में दिख रहा है नीचे वाला ज्यादा। बात खत्म। अपोजिट साइड बैठे हैं, कौन सा कंफिग्रेशन हो जाएगा, ई कंफिग्रेशन। अनाशुआ समझ में आया क्या? यस सर। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। चलो इसी इसी से थोड़ा मिलता मिलता जुलता एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो आराम से सोच के बताओ मुझे कि क्या आएगा, ई आएगा, जेड आएगा, कौन सा आएगा? बढ़िया रोहित। चलिए बढ़िया, तो फटाफट से इसमें करते हैं। देखिए इसमें से इस साइड गए, यहाँ गए, यहाँ हाइड्रोजन है दो, फ्लोरीन है, जीत गया, एक नंबर प्रायोरिटी। इधर दोनों साइड में देखा जाए, यहाँ से ऑक्सीजन है, एक नंबर प्रायोरिटी। आमने सामने है, जेड कन्फिग्रेशन, बात खत्म। ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया हम किस तरीके से ई जेड हम सर पता करेंगे। हाँ बोलो। सर जो बाकी बचे हैं उनको चेक नहीं करेंगे, ब्रोमीन और NH2 को? अब जरूरत क्या है, जब मुझे दोनों साइड में पता चल ही गया कि इसमें और इसमें विनर ये ऊपर वाला है, इन दोनों में विनर ऊपर वाला है, और हमको क्या चेक करना है, हाई प्रायोरिटी वाले आमने सामने हैं कि एक दूसरे से अपोजिट है, बात खत्म। ओके सर। ठीक है। चाहो तो चेक कर लो, चेक करने में मना नहीं है, देखो चेक करना है कर लो। देखो यहां से कार्बन से फ्लोरीन, अगर मैं पूरे में, चलो मैं पूरे में एक बार नंबरिंग कर लेता हूँ, हटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कार्बन जुड़ा फ्लोरीन,
यहाँ कार्बन जुड़ा ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन जुड़ा नाइट्रोजन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन, 4 नंबर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे दिख रहा है हाई प्रायोरिटी दोनों साइड के ऊपर में है, एक बात खत्म। ठीक है क्या? यस सर। चलिए ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं इसी का इस्तेमाल करके, दैट इज आरएस नोमेनक्लेचर। देखो आरएस का यूज क्या है वो हम बाद में सीखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता क्या है उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल बस हम सीखेंगे कि आरएस जो है वो लिखते कैसे और इसमें इसमें प्रायोरिटीज क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं। आरएस क्या है, क्यों है, कैसे आया, उससे आपको मतलब नहीं है, बस इस प्रायोरिटी का इस्तेमाल है, इसलिए ये सिखा रहा हूँ अभी राइट नाउ आपको। ताजे ताजे में सीख जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो भी स्ट्रक्चर दूंगा उसमें ध्यान ये रखना है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। मतलब जो भी रूल बताऊंगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो चौथे प्रायोरिटी वाला है उसको आप वर्टिकल लाइन पे रखेंगे। अब मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, ऐसा थोड़ी मेरे हिसाब से क्वेश्चन देगा, हो सकता है नहीं दिया तो अगर आपको नहीं दिया तो जो आपको रूल अभी सिखाने वाले हैं जस्ट आप उसको रिवर्स कर दीजिएगा। इफ नॉट फॉलोड रिजल्ट विल बी रिवर्स्ड। अब इसका मतलब क्या, रिजल्ट रिवर्स का मतलब क्या है कि अगर आपका आंसर कभी आर आ रहा होता और अगर फोर्थ ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो आप उसको एस बोलिएगा। अगर आपका आंसर एस आ रहा होता तो आप उसको बोलते दैट इज द आर। ई जेड जैसे बिल्कुल वैसे ही इसकी कहानी है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ई जेड जैसी कहानी है, बिल्कुल ऐसी है। बस चौथे ग्रुप को आपको कहाँ रखना है, वर्टिकल लाइन पे रखना है। चलो अब क्या कहानी है इसका, तो कहता है कि आर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब कुछ नहीं, आर लिखना है मेरे को। तुम सोच के देखो ना कि आर मैं कैसे लिख रहा हूं, अगर मुझे आर लिखना है तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान दो, लाइन लिया, ऐसे घुमा रहा हूं, देखो बार बार मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा हूं मैं। बस यही ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तो आप कहिएगा कि दैट इज आर। आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहीं आ रहा है तो आप उस केस में बोलिएगा दैट इज एस कॉन्फ़िगरेशन। बात खत्म। यही दो चीज है कि आर का मतलब हुआ क्लॉकवाइज और एस का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अब ये कौन सा रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किसका रोटेशन? ये रोटेशन है बेसिकली ग्रुप्स 1 2 3, रोटेशन ऑफ ग्रुप्स। कहां से कहां, एक से जाएंगे दो और दो से जाएंगे तीन। चौथे वाले के बारे में तो चर्चा ही नहीं है, चौथे वाला इज इग्नोर्ड। बस चौथे वाले को देखना है कि स्ट्रेट लाइन पे हो, वर्टिकल लाइन पे हो, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फोर्थ इज इग्नोर्ड। अभी ये हो गया थियरी की कहानी। अब क्या मतलब इसका, सीधे काम पे आते हैं। हमको ये बना के दे दिया, बोलता भैया बताइए ये आर है कि एस है, ये लगा के दे दिया। बोला सीधा बताओ आर है कि एस है। और आपको यही यही वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। 3D वाला जब आएगा तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ाऊंगा तो। अभी बस इसमें थोड़ा सा सिखा रहा हूं मैं। प्रायोरिटी लगाना है, बात खत्म। 1 2 3 4। पहले कॉजन बताया था कि 4 नंबर अगर वर्टिकल लाइन पे है तो कोई लोड नहीं लेना, वर्टिकल लाइन पे है कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। अब करना क्या है, ऐसे समझ लो कि तुम 1 नंबर पे बैठ गए हो। ठीक है, अब 1 नंबर से तुमको कूद के जाना है 2 पे, फिर दूसरे 2 से कूद के जाना है 3 पे। 4 को वैल्यू ही नहीं देना, 4 अब तुम्हारे लिए इग्नोर्ड है, 4 दिख ही नहीं रहा है तुमको।
एक से दो, दो से तीन हमको दिख रहा है, एक से दो, दो से तीन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और जैसे हमको दिख रहा है ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो हमको समझ में आया कौन सा कन्फिग्रेशन होगा, आर कन्फिग्रेशन होगा। डन है क्या? यस ये सर। डन है। चलो ठीक है, तो फटाफट से इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो। पता करके बताओ फटाक से, कौन सा कन्फिग्रेशन है। तो जूम कर देता हूँ। बिना प्रायोरिटी लगाए, बिना प्रॉपर सॉल्व किए हुए तुक्का मारने का प्रयास कतई न करें। चलिए भाई साहब, पैसा मेरे को क्यों लग रहा है कि बहुत लोग घपला मारे हैं इसमें। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। कोई ऐसा इसको प्रायोरिटी लगाने में दिक्कत है? नहीं है। एक से कूदे दो, दो से कूदे तीन, जाए दुख रहा है तो तीन से फिर एक पे कूद जाओ। हमको सीधे दिख रहा है कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। चौथा वाला कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे, कोई लोड ही नहीं है। जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो तुम मुझे बताओ कि आर होगा कि एस होगा। डन है क्या? चलो नेक्स्ट। आराम से सोच के बता, इसकी प्रायोरिटी लगाना, आराम से लगाना, हड़बड़ाना नहीं। हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। कर लेने दो सभी को, फिर देखते हैं। चलिए लगाते हैं प्रायोरिटी। एक, दो, तीन, चार आइसोटोप्स हैं सारे के सारे। ठीक है, हमें दिख रहा है एक से दो, दो से तीन, कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमको पता है कि चौथा नंबर कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल है। और अगर हॉरिजॉन्टल अपने पास है तो हम चेंज कर देंगे। मतलब हमें लग रहा था पहले कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस होना चाहिए, बट ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फटाफट से चेक करो और बताओ कौन सा है ये।
प्रायोरिटी लगा लिया। हमको दिख रहा है ये कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन चौथा नंबर यहाँ पे है। हम इसको बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि भैया चौकी चौथा नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है। लग रहा था ये अपने पास आर, लेकिन हो क्या जाएगा एस। ठीक है, तो बस यही कहानी है आपके पास कि आर एस। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रयास कीजिए इसको सॉल्व करने का, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हवा में सॉल्व नहीं होगा, प्रायोरिटी लगाने में मेहनत करना होगा। देखते हैं ऋषु, अनीशा, रोहित, अंकुश, संध्या, काफी लोगों ने दिया रिप्लाई, बट देखते हैं कुछ और लोगों को कर लेने दो। चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ तो दिख रहा है आपको, देखो सीधे सीधे सी एन से जुड़ा तीनों एन, यहाँ पे भी आपके पास तीनों एन है, यहाँ पे भी तीनों एन है, इधर देखो और इधर देखो तीनों एन है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, और हमको पता है सबसे हाई प्रायोरिटी बैठा हुआ ऑक्सीजन है, मतलब इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं, एक नंबर हो गया। अब यहाँ देखा जाए तो तीनों एन के बाद ये एन वापस किससे कनेक्टेड है, तो ये वापस जो एन है, देखो इसका थोड़ा सा समझना है ये कहानी कैसी है। सी एन एन एन। अब अगर मान लो इस एन पे खड़ा हो जाए कोई, ठीक है, तो इसको क्या दिखाई देगा, तो एक से तो दिखाई देगा कि सी से कनेक्टेड है, दूसरे जो दो बॉन्ड है उसमें भी क्या दिखाई देगा कि भैया ये किससे कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस एन के आगे भी जो कहानी आएगी ना वो कैसे आने वाली है, दैट इज सी और सी, ऐसे कहानी आने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, एन के आगे एच आ रहा है, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी एन है और एन के आगे एक तो सी आएगा, लेकिन एक साथ में क्या आएगा, एच आ जाएगा। इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होने वाली है इसके बाद, मतलब दिस विल बी 2 नंबर, ये आ जाएगा 3 नंबर, ये आ जाएगा 4 नंबर। अब हमको दिख रहा है भैया 1 2 3 कैसे आ रहा है क्लॉकवाइज, चौथे नंबर अपने पास वर्टिकल लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं है, दिस विल बी द आर कॉन्फ़िगरेशन। चलेगा क्या? यस चलिए, सर। तो ये अपने पास कहानी होगी कि भैया किस तरीके से आप बताइएगा आर एस नोमेनक्लेचर को। अब यही कहता है कि 3D में आर एस नोमेनक्लेचर आप कैसे बताइएगा।
इन 3D। कुछ नहीं करना, 3D में बस एक चीज दिमाग ये लगाना है कि फोर्थ प्रायोरिटी जो है, फोर्थ ग्रुप ऑन डैश लाइन, बस यही अपने को ध्यान रखना है कि फोर्थ ग्रुप को डैश लाइन पे रखना है। अब सवाल उठता है भैया अगर यहाँ फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पे नहीं रहा तो क्या उल्टा कर दें? नहीं, यहाँ पे कभी कुछ ऐसे भी केस मिल जाएंगे जहां उल्टा करने से आपका काम बिगड़ जाएगा। तो अगर आपको चौथा ग्रुप डैश लाइन पे नहीं मिले तो आप क्या कीजिए, आप डबल एक्सचेंज करके चौथे को फोर्थ लाइन पे लेके आइए। इफ नॉट, सर एक बार एक समझाओ डबल एक्सचेंज। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा ना, अभी अभी तो थियरी बता रहा हूँ। सर डैश लाइन क्या होती है? आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल सी लिया, इससे कनेक्ट कर दिया, मान लो यहाँ से यहाँ ले दिया OH, यहाँ ले दिया CH3। हमने बचपन में पढ़ा था जब ऑर्गेनिक हमने स्टार्ट किया था कि जब 3D हम बनाते हैं तो वहां पे दो तरह के लाइंस बनाई जाती हैं। ये जो है ये प्लेनर लाइंस होती हैं, ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं वेज लाइन, जिसको बोलते हैं कि प्लेन से बाहर आती है। और ये वाली जो लाइन हो इसको बोलते हैं डैश लाइन, इस वाले को, जो कि प्लेन से अंदर जा रही होती है। ठीक है, तो अपने पास कहानी क्या है? अपने पास कहानी ये है कि कहता है कि भैया चौथे वाले को आपको इस पे रखना है। चलो एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ अभी, जिसमें चौथे वाले को अपन यहीं पे रख लेते हैं। कहता है कि अगर चौथा वाला यहाँ है तो कोई लोड ही नहीं है, और मान लो यहाँ पे अपने पास लगा हुआ है F। बस ये चौथे वाले को आपको यहाँ रखना है, बाकी उसके बाद कोई लोड नहीं है। अगर नहीं रहा तो उसके लिए अलग एग्जाम्पल लेके समझेंगे क्या होने वाला है। चलो अब इसमें प्रायोरिटी लगाते हैं, 1 2 3 4, और जो पुराना कहानी था वही करने वाले हैं, 1 से लेके 3 तक कूदेंगे। 1 से 2, 2 से 3, हमको दिख रहा है कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। काम खत्म, दैट विल बी द आर कॉन्फ़िगरेशन। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस यही है कि चौथे वाले को हमें कहाँ रखना है, डैश पे रखना है। ठीक है, चलो एक और सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करो सॉल्व करने का। चेक करके बताइए कौन सा आर है कि एस है। चलिए ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 से 3 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, दिस विल बी द आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन मजा तो तब आएगा जब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा। मान लो ये दे दिया, अब कहता है भैया इसमें आप पता करके बताइए ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इसकी दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसमें जो चौथा ग्रुप है ना, वो चौथा ग्रुप आप ध्यान दो तो ये डैश पे नहीं बैठा है, ये वेज पे बैठा हुआ है। ठीक है,
अब क्या करें हम इसके लिए? तो कहता क्या है कि कभी भी आपको कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर दे दे और कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की चर्चा हो, डबल एक्सचेंज मारने पे कभी भी कोई चेंज नहीं आता स्ट्रक्चर में। डबल एक्सचेंज आप कभी भी मारिएगा तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता। पहले तो इसको प्रायोरिटी लगा लेते हैं। 1 2 3 4 क्या करें? तो हम करेंगे अब डबल एक्सचेंज। डबल एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? डबल एक्सचेंज का मतलब हुआ कि कोई दो ग्रुप को दो बार एक दूसरे के पोजीशन पर से एक्सचेंज करेंगे। जैसे कोई भी दो चुन सकते हैं। मान लो मैंने इसको चुन लिया, इसको चुन लिया, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ कर दिया। एक एक्सचेंज ये हुआ। उसके बाद मान लो इसको चुन लिया, इसको चुन लिया, इसको उठा के यहाँ कर दिया, इसको उठा के यहाँ कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो बचे उसी को चेंज कर सकते हो सकता है आपने क्या किया ना, मान लो आपने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया और फिर मन किया तो जो यहाँ पे आया था उसको और फिर जो यहाँ था उसको एक्सचेंज कर दिया एक दूसरे के पोजीशन पे। तो बेसिकली दो बार आपको ये एक्सचेंज करना है, इसी चीज को बोलते हैं डबल एक्सचेंज। डबल एक्सचेंज करने से स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो इसको ना मैं अब इतना मेहनत करके दोबारा नहीं बना रहा। मैं ऐसे मान लो सी ले लिया और सारे पोजीशंस की जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बस डबल एक्सचेंज मार देता हूँ। कैसे करता हूँ? इसको और इसको पहले एक्सचेंज करता हूँ, 1 और 4 वाले को। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि चौथा नंबर इस जगह पे आ जाए। ये सबसे पहला टारगेट है मेरा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या आ गया होगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया H, यहाँ पे अपने पास वेज लाइन जो था इस पे आ गया मेरे पास F। ऊपर और नीचे वाले को भी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ गया होगा NH2 और यहाँ पे अपने पास आ गया होगा OH। अब कहता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, जो कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा वही कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। चलो चेक करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। प्रायोरिटी देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 कैसे घूम रहा है अपने पास? एंटी क्लॉकवाइज। दैट विल बी द एस कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? एस कॉन्फ़िगरेशन। डन है क्या ये? इसी सर चीज एक को चीज बोलते हैं तो डबल। कंफ्यूजन हो रही है। हाँ बोलो बाबू। सर आपने ये चेंज तो किया मतलब, लेकिन मैं समझी नहीं। जैसे हम फ्लोरीन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चेंज किया ना सर आपने इनकी बिल्कुल पोजीशंस नहीं, को? किसी को भी चेंज किया। बस मैं ये चाहता था कि इस चौथे वाले को उठा के यहाँ भेज दूं। अब चौथे वाले को उठा के यहाँ तभी भेजूंगा ना जब मैं यहाँ वाले को हटाऊं। तो ये मर्जी के अकॉर्डिंग हमने कैसे भी स्ट्रक्चर हाँ, बदल अपने दिया? मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग हम किसी दो को एक्सचेंज कर सकते हैं। बस टारगेट ये रखना है कि जो चौथा वाला ग्रुप है वो अपने पास इस पे आ जाए। चलो मैं इसको अच्छा। ऐसे भी एक्सचेंज कर सकता था। देखो ध्यान दो, मैं ये तो देखो ये मेरी मजबूरी है कि मैं इसको उठा के तो यहाँ करूंगा ही करूंगा, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ चौथा यहाँ पे है। लेकिन मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। कैसे करता? ऐसे करता, पहला एक्सचेंज मारता मैं क्या, मैं इसको उठा के कर देता यहाँ पे और इसको उठा के करता यहाँ पे, ये एक एक्सचेंज मारता। तो मैं बोलता FOH NH2 और यहाँ पे H। लेकिन मेरा टारगेट है कि चौथा वाला मेरा यहाँ पे है। फिर अगले स्टेप में क्या करता, इन दोनों को एक्सचेंज करता। फिर इन दोनों को एक्सचेंज कैसे करता? तो फिर मैं कहता अच्छा ठीक है बेटा तुम यहाँ पे आ जाओ, C यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ का F ही रहेगा, यहाँ का NH2 ही रहेगा और यहाँ पे अपने पास कौन आ जाएगा? अच्छा भाई, यहाँ पे अपने पास कौन आ जाता? OH आ जाता। समझ आया क्या मैंने क्या किया? हाँ सर समझ गई। ये सिर्फ 3D फॉर्म में हो सकता है ना ऐसे चेंज जैसे आपने किया? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि 3D में, आप चाहो तो 2D में भी कर सकते थे। इस वाले स्ट्रक्चर में भी अगर यही लॉजिक लगाते ना कि मुझे चौथे वाले को इस पे लेके आना है डबल एक्सचेंज करके, तो भी कहानी सेम होती। पर इसमें क्या होता है ना, थोड़ा आसान होता है। सीधे हम बोलते हैं कि भाई अगर चौथा वाला यहाँ बैठा है तो उल्टा कर दो। इसमें उल्टा हमेशा करोगे ना तो गड़बड़ हो सकता है। इसी वजह से हम डबल एक्सचेंज करके लेके आते हैं उसको डैश वाली लाइन पे। बाकी अप्लाई ठीक है आप सर इसमें भी समझ। कर सकते हो। अब चलो इसमें प्रायोरिटी लगाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। आंसर विल बी यस। तो चाहे आपका ये आए चाहे आपका ये आए, है एक्चुअली दोनों स्ट्रक्चर सेम, आंसर आपका सेम ही आएगा। आंसर में कोई फर्क आपका पड़ने वाला नहीं है। डन है क्या? चलेगा बेटा? हाँ जी सर। चलो एक आध क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जरा आप लोग प्रैक्टिस करो। ये अच्छे थोड़े से हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्रिक हो जाता है तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो।
कहता है इसका नेम लिखो, फटाफट से क्या होगा, आर होगा कि एस होगा। शुरू हो जाओ। हवा में कोई भी आंसर मत देना, प्रॉपर ट्राई करके ही देना। डबल एक्सचेंज करना हो डबल एक्सचेंज कर लेना, फिर जाके देना। हवा में ट्राई करोगे गड़बड़ हो जाएगा। चलो, काफी लोग ट्राई कर लिए और ठीक ठाक लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं, कोई यार कोई एस कोई यार। चलो ठीक है, प्रायोरिटी लगाते हैं। 1 2 3 4। हमें सीधे दिख रहा है कि भैया एक नंबर तो डैश लाइन पे है, हमको भेजना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, इस वाले को यहाँ लगाना पड़ेगा। हम डबल एक्सचेंज मारते हैं। कैसे डबल एक्सचेंज मारते हैं? इन दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के पोजीशन से, और इन दोनों को कर लेते हैं। किसी को दो को कर सकते हो, मना नहीं है तुम्हारे लिए। चलो तो अपन सी ऐसे लिख लेते हैं। मैं सीधे यहाँ पे नंबरिंग डालता हूँ, देखो 3 नंबर आ जाएगा, 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, 3 की जगह पे, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ 3, यहाँ 2 नंबर, यहाँ आ जाएगा 4 नंबर, यहाँ आ जाएगा 1 नंबर, और ये 4 नंबर वाला जो है ये डैश पे है। बाकी और सब में कोई लोड है नहीं। ठीक है। अब दिख रहा है 1 से 2, 2 से 3। कैसे जा रहे हैं अपन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब कौन सा कन्फिग्रेशन हो जाएगा? एस कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे मन करे बनाने का तो बनाओ, ये ऐसे बना के लिखना है तो लिखो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट में हमें समझ में आ गया कि क्या कहानी रहने वाली है। डन है क्या? ये कोई ऐसा इसको अभी भी दिक्कत है? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट। फटाफट से ट्राई करो, बताओ कौन सा कन्फिग्रेशन होगा। ये याद रखिएगा कि चारों ग्रुप वहां पे लगे हुए अलग होने चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था कि आपके पास 1 2 3 आ जाएगा आप कर दीजिएगा। चौथा बोल रहा हूँ, मतलब चौथा एग्जिस्ट होना चाहिए। कोई ऐसा ग्रुप आ गया कि अच्छा दो सेम हो गए, तो हमने मान लिया कि तीसरे वाले को कि चौथा है, ये काम नहीं करना। चार मतलब चार अलग अलग होने चाहिए।
करो, तब तक मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए ऊपर वाला करते हैं। इस कार्बन के क्रॉस देखना है, 1 2 3 4, चारों प्रायोरिटी लगा दिया। हमें दिख रहा है चौथा यहाँ पे, ठीक है। हम चाहते हैं इसको 1 नंबर पे। अब अपन मैं देखो, मैं थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज करता हूँ। मैं एक करूंगा क्या, मैं चौथे वाले को भेजूंगा 1 पे, ठीक है। इसको एक्सचेंज कर दिया, 1 को भेज दिया कहाँ पे, 4 पे। और फिर जो यहाँ पे आएगा ना, उसको एक्सचेंज कर दूंगा मैं किसके साथ, 2 नंबर के साथ, ऐसे। तो जरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे तो आ गया 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आया पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर के साथ एक्सचेंज कर दिया, तो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ जाएगा अपना 1, और यहाँ पे रह जाएगा 3। समझ आ रहा है क्या मैंने क्या किया, थोड़ा अलग ट्रिक लगाया, 2 3 को नहीं एक्सचेंज करके, जो पहले एक्सचेंज किया था उसी में से 1 को एक्सचेंज कर दिया। डन है क्या? 3 नंबर को मैंने टच ही नहीं किया, 3 नंबर जहां था मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। यस सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे चेक करते हैं इसकी कहानी कैसी है। 1 2 3 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बी एस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी कर सकते थे, ऐसा कोई मना नहीं था कि 3 नंबर को ही रखना था, आपकी चॉइस है। अगर आप ऐसे करते तो ठीक है, तो आप ऐसे करते, यहाँ 4 नंबर, इस कोने पे अपने पास आता 1 नंबर, यहाँ पे आता 2 नंबर, यहाँ आता 3 नंबर। इसमें भी देखो तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही आएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ना इन दोनों को अगर एक्सचेंज करते तो, ठीक है। बट मैंने करके दिखा दिया आपको कि आपको कोई मना नहीं है, आप किसी को भी डबल एक्सचेंज कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, दिस वन फटाफट से ट्राई करो, दिस इज लास्ट वन। अगले क्लास में अपन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता क्या है, सिमेट्रिसिटी क्या होती है, कायरल कायरल क्या होते हैं, इसके बारे में अगले क्लास में। चलो कोई बात नहीं, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है। और अगले क्लास में इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। बाकी यहां तक में RSEZ CIP इन तीनों में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, अगर समझ नहीं आया हो तो। इन तीनों कहानियों में कोई भी चीज जो लगती हो कि समझ नहीं आई है, जादू हो गई हो। सर एक पिछली क्लास का डाउट था सर, जीआई का। जीआई का डाउट है, बोलो क्या डाउट है, बताओ। सर आप लिखो सर, मैं बताता हूँ उसमें। हाँ बोलो। सर CH2 जस्ट अ मिनट, हाँ बोलो। CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड CH, CH, फिर CH3। फिर इसके बाद उसके बाद CH3, यस सर, यहाँ पे CH3 भी है, यस सर। ठीक है। अब बोलो क्या दिक्कत है। सर ये जीआई कैसे शो कर रहा है, ये आपने पिछली क्लास में बताया था कि जीआई शो कर रहा है। ठीक है, इस कार्बन पे देखो, पहले तो 2 जगह हो सकता है जहां जीआई शो करे, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डन है। यस सर, यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, अगर एक भी कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम होगा तो जीआई नहीं दिखाएगा, मतलब ये तो क्लियर है कि यहाँ पे चूंकि 2 हाइड्रोजन है, इस वजह से यहाँ जीआई नहीं दिखेगा, डन है। यस सर, इधर आते हैं, इस कार्बन से जुड़ा देखो, एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, 2 अलग अलग ग्रुप है। यस सर, इस कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन और ये बड़ा सा ग्रुप है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। यस सर। तो क्या मुझे एक बात बताओ कि इस कार्बन से 2 अलग हैं, इस कार्बन से दोनों अलग हैं, तो क्या यहाँ की वजह से जीआई नहीं दिखाएगा? ओके सर, क्लियर सर। ठीक है, और किसी को कोई कष्ट है? अच्छा अच्छा, नोट्स नहीं भेजा था क्या? ठीक है ठीक है, मैं आज ही भेज दूंगा आज, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, बाय बाय।